हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 5 जो कि लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, जैसे कि लाइफ कैसी होती है बिना राइट्स के, है ना, बिना अधिकारों के सिटीजन की लाइफ कैसी हो जाती है। जो गुअतनाम वे में देखा था, है ना, कि प्रिजन में इतने सारे लोगों को रख लिया गया था। सऊदी अरेबिया में सिटीजन्स के पास में राइट नहीं है ना। और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है विमेन्स के साथ में, एथनिक मैसेकर जो हुआ था कोसोवो में, है ना। फिर राइट्स डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें, राइट्स होते क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है राइट्स की। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ। व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? हमें राइट्स की क्या जरूरत है डेमोक्रेसी में, है ना, जरूरत क्या है, ये जो राइट्स होते हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी में, ये भी देखना जरूरी। राइट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, है ना। डेमोक्रेसी में जो अधिकार होते हैं पीपल के पास में, उसी की वजह से तो डेमोक्रेसी है। अगर जो जनता के पास में अधिकार ही नहीं है तो वो डेमोक्रेसी कैसे होगी। हर सिटीजन के पास में राइट टू वोट होता है, राइट टू इलेक्ट गवर्नमेंट होता है, और इसके लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हर सिटीजन अपना एक्सप्रेस कर सके अपना ओपिनियन, मतलब कि अपना व्यूज रख सके लोगों के सामने, है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एक सिटीजन जो हो पार्टिसिपेट कर सके, पॉलिटिकल पार्टी बना सके अपनी खुद की, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके। राइट्स ना बहुत स्पेशल रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में। राइट्स जो है माइनॉरिटीज़ को बचाते हैं ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी से, कि माइनॉरिटीज़ जो कम नंबर में लोग हैं उनके ऊपर कोई डोमिनेट ना करे, मेजॉरिटी डोमिनेट ना करे, है ना। नहीं तो इससे वॉयलेशन हो जाता है राइट को, जो डेमोक्रेसी भी नहीं रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी-कभी ऐसा भी होता है जब माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी डोमिनेट कर जाती है। जैसे कि श्रीलंका में भी जो है तमिलियन कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है, ओके। और सिन्हाला कम्युनिटी जो है, तो ये जो है सिन्हाला यहाँ पे रहना आएगा तो, है ना, तो ये मेजॉरिटी में है। तो इन्होंने जो इलेक्शन हुए थे तो ये जो है पावर में आ गए थे, तो तमिल को इन्होंने फिर सप्रेस किया था, जो तमिल कम्युनिटी है वहाँ पर, है ना। तो माइनॉरिटी में थी ये, तो ऐसा ना हो कभी भी। तो इसलिए ज़रूरी होते हैं अधिकार, राइट्स होने चाहिए हर एक सिटीजन के पास में। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 13 है, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए हुए हैं, है ना। अभी इन राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो दे इंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। तो इसका जब राइट्स होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी जो चाहे वो ना कर सके। राइट्स जो है एक गारंटी करते हैं कि कुछ भी गलत ना हो, है ना। अगर कुछ गलत होता है तो राइट्स जो है फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो सिटीजन्स जो है फिर क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। वो गवर्नमेंट से अपनी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत ना हो, है ना, कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो कुछ सिटीजन जो हैं क्या करते हैं, दूसरे लोगों की राइट्स लेने लगते हैं। मतलब कि अगर कुछ गलत जो सिटीजन जो होते हैं ना दूसरे लोगों के राइट्स का वॉयलेशन करने लगते हैं तो वो गलत होता है। ये तब होता है जब मेजॉरिटी डोमिनेट करने लगती है, डोमिनेट करना चाहती है माइनॉरिटी के ऊपर, तो वो दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन कर देती है। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स के राइट को, है ना, हर एक सिचुएशन में। जब मेजॉरिटी डोमिनेट करे या फिर माइनॉरिटी कुछ भी हो, तो ये जो है गवर्नमेंट का काम होता है कि प्रोटेक्ट करें। पर कभी-कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है ना, वो प्रोटेक्ट नहीं करती है और अटैक करती है लोगों के अधिकारों के ऊपर, है ना, अपने ही लोगों के अधिकारों के ऊपर अटैक कर देती है, वॉयलेट कर देती है राइट्स को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि राइट्स को ना गवर्नमेंट से भी ऊपर रखा जाए। तो राइट्स जो होते हैं वो लिमिट लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वॉयलेट नहीं कर सकती इन अधिकारों को, इन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती। कई सारी डेमोक्रेसीज में बेसिक राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, जो कि संविधान में लिखे गए हैं, और वो जो है गवर्नमेंट से ऊपर हैं, है ना, राइट्स ऊपर रखे गए हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर राइट्स का देखें तो इंडिया में दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह ही जो राइट्स के बारे में लिखा गया है संविधान में। कुछ राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट हैं, जो कि हमारी बेसिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जो कि फंडामेंटल हैं, स्पेशल स्टेटस है हमारी लाइफ में, है ना।
उनका तो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है जो फंडामेंटल राइट्स को। तो इन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अगर ये देखें तो इंस्पायर है यूएस के बिल ऑफ राइट्स से, वहां पर बिल ऑफ राइट्स दिए गए हैं। ओके। और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, पर हमारे फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़े हैं। हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल को प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके। और समरी भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। तो ये प्रीएम्बल अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। तो प्रीएम्बल में ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं कि सिटीजन्स जो है उनके साथ में इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, उनके पास में फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, है ना, और जस्टिस मिले, सभी लोगों को न्याय मिले। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इस प्रॉमिस को इफेक्ट में लाते हैं, है ना, जो प्रीएम्बल में प्रॉमिस किया गया है। ठीक है। तो बेसिक फीचर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, है ना। हमने अपने संविधान के बारे में आपने पढ़ा था पहले भी कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना। तो ये आप रिकॉल कर सकती हो क्या? तो ये जो है एग्जैक्टली जो है ऑर्डिनरी जो, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए इन राइट्स का क्या मतलब है ना, किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं इसको। तो ये सारी चीजें भी देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आती है 18 तक। ओके। 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी आती है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक लिखा गया है किसके बारे में? फ्रीडम के बारे में। ठीक है। राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में 25 से लेकर के 28 आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि माइनॉरिटीज को दिए गए हैं 29-30 में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 में। अगर किसी भी राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 32 के तहत, और आर्टिकल 2 to 6 के तहत आप जा सकते हो हाई कोर्ट में। ओके। तो आप जा सकते हो तुरंत ही अगर आपके राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो, है ना। अब देखते हैं हम राइट टू इक्वालिटी, हमारा फर्स्ट राइट। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ओके। पार्ट थर्ड में दिए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 टू लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए कि संविधान ने उनको क्या अधिकार दिए हैं, है ना। तो आर्टिकल 12 में ना स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, स्टेट क्या है। ठीक है। तो स्टेट में जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गए, है ना, तो जो भी इंस्टीट्यूशन है ना उन सब के बारे में लिखा हुआ है। ओके। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा होता है जो मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है, तो वो जो है नल एंड वॉइड होता है ना। कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है तो वो नल एंड वॉइड होता है, खत्म कर देते हैं उस लॉ को। अब आर्टिकल 14 में बोला गया है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है किसी को भी डिनाई नहीं करेगी, किसी को भी मना नहीं करेगी, किसके लिए? इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर एक पीपल है इक्वल है लॉ के सामने, और सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन है लॉ का। इसका मतलब होता है कि लॉज जो है सभी लोगों के ऊपर सेम तरीके से अप्लाई होते हैं, है ना, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कास्ट रिलीजन का हो, सभी लोगों के लिए कानून सेम है ना। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए आपको सेम पनिशमेंट दी जाएगी, है ना, जो उस क्राइम के अकॉर्डिंगली है ना। तो हर एक पर्सन इक्वल है लॉ की आइज में, तो ये जो है सभी लोगों को इक्वालिटी से देखते हैं। इसी को हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है फाउंडेशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, है ना। तो इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिक। कोई भी जो मतलब भेदभाव नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, चाहे कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो, है ना, सभी लोग इक्वल है लॉ के सामने। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलती है ना।
हर एक सिटीज़न जो है प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक छोटा-सा किसान भी अगर रिमोट विलेज में जो अगर रहता है तो मतलब एक छोटे से विलेज का किसान भी जो है सेम लॉ है उसके लिए भी सेम लॉ है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, ठीक है? सॉरी हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होते हैं ना? तो कोई भी पर्सन है वो क्लेम कर नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। कोई भी पर्सन जो है स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं माँग सकता कि वो बहुत अमीर है या फिर कोई ऑफ़िशियल है या फिर किसी हाई पोज़ीशन में है तो उसके लिए लॉ अलग से होगा, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना? तो सभी लोग जो हैं वो इक्वल है लॉ के सामने। एग्जाम्पल देखते हैं तो कई सालों पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे देश के तो उनको कोर्ट कोर्ट केस फेस करना पड़ा था चीटिंग के मामले में, है ना? तो कोर्ट ने जो इनको फाइनली जो डिक्लेयर किया था कि ये गिल्टी नहीं है, ये इनको बरी कर दिया गया था, है ना? बट इनको ना जब तक केस चलता रहा तब तक इनको कोर्ट में जाना पड़ा था, एविडेंस देने पड़े थे, पेपर्स फाइल करने पड़े थे जैसे कि दूसरे सिटीज़न करते हैं। तो ये जो है बेसिक पोज़ीशन है जो इसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा है, क्लेरिफ़ाई किया गया है, ठीक है? जो इम्प्लीकेशंस होते हैं राइट टू इक्वालिटी के, जो राइट टू इक्वालिटी की जो मतलब उनकी जो राइट टू इक्वालिटी की वज़ह से होता है ना, जैसे कि गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीज़न के साथ में ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो है आर्टिकल 15 में दिया गया। आर्टिकल 15 मूवी भी है आपने देखी होगी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, है ना? तो आर्टिकल 15 में लिखा गया है ये। कोई भी पर्सन है उसको असेस होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल्स। इन जगह हर जो पब्लिक प्लेसेस है ना उस पे हर किसी का अधिकार होता है, हर एक सिटीजन का अधिकार होता है। तो ये जो चीज़ है मतलब पहले नहीं होता था, है ना? अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहले क्या होता था, पहले ऐसी प्रैक्टिसेस चला करती थी अनटचेबल्स वाली, है ना? तो लोगों को अधिकार नहीं होता था। तो हमारे संविधान जो बनाने वाले थे, उन्होंने भी देखा था सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, तो इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कानून के थ्रू। ये होना चाहिए कि लोगों के साथ में कुछ भी बुरा ना हो। सभी लोगों को एक्सेस हो कि वो शॉप, रेस्टोरेंट किसी भी जगह जा सके जो पब्लिक की है ना? कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि वो जो कुएँ से पानी वगैरह ले सके, टैंक से, बाथिंग घाट्स में, रोड्स में, प्लेग्राउंड में, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट्स में। जो भी गवर्नमेंट मेंटेन करती है ना? जो जनरल पब्लिक के लिए यूज़ पर है। क्योंकि पहले ऐसा होता था जैसे हमारे देश में ना टेम्पल्स में भी जाने नहीं दिया जाता था लोगों को क्योंकि जो बोलते थे अनटचेबल्स हैं, कास्ट सिस्टम चला करता था, है ना? छुआ-छूत वगैरह वो सब नाटक चलता था, है ना? तो कुछ लोगों की हेजेमनी थी, ओके? इसीलिए हमारे देश में फिर ये लिखा गया, हमारे फंडामेंटल राइट बनाया गया कि किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया था, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता था कि टेम्पल में भी जाने नहीं देते थे लोगों को, है ना? तो आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर कोई कहीं भी जा सकता है ना? पर ये ज़रूरी था लिखना क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे देश में जो है कास्ट सिस्टम चलता था ट्रेडिशनल, है ना? जिसकी वज़ह से लोगों कई सारे लोग जो हैं कई कम्युनिटीज़ के, उनको पब्लिक प्लेसेस में जाने भी नहीं दिया जाता था, है ना? तो ये जो है सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है पब्लिक जॉब्स में, कि सभी लोगों के पास में अधिकार है कि उनके पास में इक्वल अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए पब्लिक जॉब्स में, है ना? आर्टिकल 16 में ये बात बताई गई है। हर एक सिटीज़न्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, अपॉइंटमेंट हो सके उनका किसी भी पोज़ीशन में गवर्नमेंट की, है ना? कोई भी सिटीज़न जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए और इनएलिजिबल नहीं करना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जो अभी हमने मेंशन किए थे ग्राउंड्स जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, तो ये राइट्स जो है हमारे सिटीजन के लिए दिए गए हैं। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, है ना? तो कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम होती है जो कि प्रेफरेंस करते हैं किसको, विमेन को, पुअर को, फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सम काइंड ऑफ जॉब्स। तो कई सारी जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की जो बेनिफिट किसको करते हैं, पुअर हो गए, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए उनकी हेल्प करते हैं, वुमेन्स की हेल्प करते हैं क्योंकि ये जो है वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का जिनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है ना, वीक हैं ये लोग क्योंकि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है ना, तो इनकी हेल्प की जाती है।
ओके, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं। तो रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या ये अगेंस्ट है इक्वालिटी के? नहीं, ये बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है इक्वालिटी के। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है सभी लोगों को सेम ट्रीटमेंट देना, चाहे किसी को किसी चीज की जरूरत हो या ना हो। इक्वालिटी का मतलब होता है जिस चीज की जिसको जरूरत है उसको वो देना, है ना। इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वॉट एवर वन इज कैपेबल ऑफ। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये होता है इक्वालिटी। मतलब कि अगर आप देखो तो एक बच्चा है जो कि बहुत ही अच्छे स्कूल से पढ़ा है ना, उसकी ना मतलब अच्छे से एजुकेशन मिली है उसको, उसकी हेल्थ भी ठीक है, उसकी हेल्थ भी ठीक है, उसकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? और वो अपने करियर में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है ना? और एक बच्चा है जो कि उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में भी ढंग से कोई एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है, है ना? तो उसको एजुकेशन भी ढंग की नहीं मिली, उसकी हेल्थ भी खराब है, कमज़ोर है, ठीक है? वो मज़दूरी कर रहा है या फिर कोई और काम कर रहा है। हुँ। अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए। तो आप इन दोनों बच्चों में आप कंपैरिज़न कर सकते हो क्या? हाँ, तो इन दोनों की सिचुएशन डिफरेंस है, तो सभी लोगों को इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्च्युनिटी की, मतलब अपॉर्च्युनिटी आप दोनों को इक्वल दो, फिर उसके बाद में वो अपना देख लेंगे, है ना? अपने कैपेबल जिस तरीके से होंगे तो वो अपना फ्यूचर बना लेंगे। जैसे कि सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ मिलनी चाहिए, है ना? हेल्थ सर्विसेज़ होनी चाहिए। ये जो है बेसिक फाउंडेशन है किसी भी देश का, कि हेल्थ और एजुकेशन जो है बिजनेस ही बनना चाहिए, जो कि हमारी कंट्री में बन चुका है ना, बिजनेस बन चुका है। तो हेल्थ और एजुकेशन जब किसी इंसान को मिलता है, उसके साथ में स्किल मिल जाए उसको, आ ही नहीं आएगा था, सॉरी। हाँ, स्किल मिल जाए उसको तो वो बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है हमारे देश के लिए, जो कि हमारे देश को आगे लेकर के चलते हैं, है ना? तो ये ज़रूरी होता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। कभी-कभी जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिल सके। जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, तो उनकी हेल्प करी जाती है ना? ताकि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि उनको जो है सोसाइटी वैसे ही डिस्क्रिमिनेट करती है, ओके? उनके पास में प्रॉपर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती हैं। इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बनाया जाता है, वो भी उनके बारे में सोचकर नहीं बनाया जाता है ना? कि कई तरीके के जो सेक्शन, हर एक सेक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं सोसाइटी में, है ना? तो हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। वो कि सोसाइटी में जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए, बुजुर्ग हो गए, है ना? तो हर किसी के बारे में सोचना चाहिए, फिर उसके बाद में आगे लेकर के चलना चाहिए। हुँ। तो वैसे ही इनको भी हेल्प दी जाती है। तो ज़रूरी होता है कि जॉब में रिज़र्वेशन दी जाती है, इसलिए रिज़र्वेशन दी जाती है ना? ताकि आगे बढ़ सकें लोग, है ना? तो मतलब कि जो जिनको रिज़र्वेशन मिलता है ना, उनको उनके लिए ना कट ऑफ कम होता है, ओके? कट ऑफ जो होता है मतलब कि अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक नंबर रखे जाते हैं, ओके? उस नंबर से अगर आगे आपके नंबर आते हैं, उतने नंबर आते हैं तो आपने क्लियर कर दिया एग्ज़ाम, तो उन लोगों के लिए कम रखा जाता है ना? तो ये होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजर्वेशन देते हैं दिस काइंड का, ये वॉयलेशन नहीं है राइट टू इक्वालिटी का, है ना? इक्वालिटी का वॉयलेशन नहीं है ये, है ना? तो इक्वल तभी सभी लोगों को ट्रीट करते हैं जब इक्वल सर्कमस्टेंसेस हो उनके साथ में, है ना? इक्वल सिचुएशन हो जब उनकी, है ना? सभी लोग इक्व मतलब एक ही सर्कमस्टेंसेस हो सभी लोगों के पास में। ऐसा नहीं कि किसी आप गरीब जो घर से पढ़ा बच्चा है उसके पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, उसको आप कंपेयर करो जिसकी वेल एजुकेटेड फैमिली है, ठीक है, वो अच्छा खासी उसने पढ़ाई की है ना, फॉरेन से पढ़ के आओ, उसका कंपैरिजन करो, है ना? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर एक जैसी दोनों को एजुकेशन मिलेगी तब कंपेयर करेंगे, है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है सोशल लाइफ में भी एक्सटेंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान ये भी मेंशन करता है कि आर्टिकल 17 के बारे में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एक मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ही रखती है आर्टिकल 17 में। तो अनटचेबिलिटी इतनी मेजर प्रॉब्लम थी क्या हमारे यहाँ सोसाइटी में? तो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो बहुत ही खतरनाक तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कि ऐसा बोलते थे पहले कि इन लोगों को मत छूना वरना पॉल्यूट हो जाएंगे, है ना, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बकवास होती थी पहले बहुत। और ना
मतलब छुआछूत वाली ये सब बीमारी चला, मतलब ऐसे ना लोगों के माइंडसेट था, ऐसा भरा हुआ था, है ना? तो अनटचेबिलिटी होती थी, तो इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एंड करने के लिए आर्टिकल 17 लिख दिया, है ना? तो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ये सारी चीजें फेस की थी, है ना? ये जो है हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे बी आर अम्बेडकर, तो इन्होंने ये सारी चीजें फेस की थी, इसके बावजूद वो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने फिर अपना एजुकेशन पे फ़ोकस किया, जबकि उनको एजुकेशन का तक मतलब पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ढंग से, फिर भी उन्होंने अपना स्कॉलरशिप हासिल की और फिर बाहर जाकर के पढ़ाई की अपनी, तो हालातों से कभी नहीं हारे, है ना? तो इसके बाद में जो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को फॉरबिडन कर दिया, और ये जो है एक पनिशेबल क्राइम है, अगर कोई ऐसा करता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है ना? तो अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि रिफ्यूज़ कर देना किसी को टच करने से, है ना? किसी सर्टेन कास्ट का है इसलिए उसको टच नहीं करेंगे, सिर्फ़ यही मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कोई सोशल बिलीफ है ना? कोई बिलीफ मतलब लोगों का भरोसा ही है उस पे, है ना? मानते हैं, सोशल प्रैक्टिस बन गई है ये एक, जो कि है दूसरों को अपने से नीचे देखते हैं हम उनके बर्थ के बेसिस पे और उनकी जो कास्ट के लेवल के बेसिस पे, है ना? मतलब कि कोई इंसान कहीं और पैदा हुआ है ना? और कास्ट का लेबल लगा हुआ है उसके ऊपर, मतलब कि वो अलग है और अनटचेबल उसके साथ में प्रैक्टिस किया जाता था। ये जो प्रैक्टिस है इसकी वजह से क्या होता था कि वो जो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जिया जा सकते थे, उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था सिटीज़न की तरह। और उनको ना मतलब इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते थे दूसरों के साथ में, और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया है हमारे यहाँ। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था 1955 का। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था 1955 का, जिसका नाम चेंज कर दिया गया 1976 में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट कर दिया था इसका। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट कर दिया इसका, है ना? तो यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्टिकल 15 का ही, है ना? कि सभी लोगों को इक्वल सर्कमस्टेंसेस में दौड़ाना चाहिए, मतलब कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर देखो एक गोल प्लेग्राउंड है, ओके? अगर एक पर्सन यहाँ से दौड़ता है ना? और एक पर्सन यहाँ से दौड़ता है और एक सभी लोग इक्वल जगह से दौड़ते हैं, तो आप सोचो इसका ग्राउंड कितना बड़ा हो जाएगा, इसका छोटा और इसका बहुत छोटा। इसलिए ना यहाँ पर ना इक्वल नहीं रखते हैं, जैसे कि एक पर्सन यहाँ से अगर दौड़ रहा है तो एक पर्सन को एकदम पीछे कर देते हैं और इसको एकदम पीछे कर देंगे, ताकि सभी लोगों का इक्वल तरीके से इक्वल जो है वहां पर वो लोग दौड़े, है ना? इसलिए एक ये जो आप लाइन देखते हो ना ग्राउंड में, ये पीछे पीछे होती है सर्कल के अकॉर्डिंगली, ताकि सभी लोग इक्वल एरिया कवर करके अपना फिर रेस होती है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी लोगों के पास में, है ना? कई तरीके की अनटचेबिलिटी होती थी हमारे यहाँ, जैसे कि 1999 में पी साईनाथ ने ना एक सीरीज लिखी थी न्यूज़ रिपोर्ट की, द हिंदू में डिस्क्राइब किया था अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था इंडिया में। मतलब कि 1999 में हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, फिर भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, है ना? जैसे कि ये प्रैक्टिस हो रही थी दलित के अगेंस्ट और पर्सन जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनको ट्रैवल किए कई सारे पार्ट में पी साईनाथ ने कंट्री में, और ना उनको मिला कि जो टी स्टॉल्स होते हैं वो 2 तरीके के कप रखते हैं। एक दलित के लिए, है ना? और दूसरे जो दूसरे लोगों के लिए। बार्बर्स जो होते हैं, जो बाल काटते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते, मना कर देते हैं दलित क्लाइंट्स को। दलित स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलग से बैठने को कहा जाता है क्लासरूम में। और जो दूसरी जगह से उनको पानी पीने को भी कहा जाता है, मतलब बच्चों में भी भेदभाव करते हैं। दलित ग्रूम्स जो हैं, जो दलित जो दूल्हे बनते हैं जो लोग, हुँ, मतलब जिनकी शादी होने वाली होती है, तो उनको घोड़े में नहीं बैठने दिया जाता है जब उनकी बारात निकलती है ना? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। आर्टिकल 15 जो मूवी है उसमें भी दिखाया गया है ना? कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। दलित्स जो होते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो कॉमन हैंड पंप यूज़ कर सकें, और इफ दे डिड द हैंड पंप वाज वॉश्ड टू प्यूरिफाई इट, है ना? तो मतलब कि अगर उन्होंने दूसरा हैंड पंप छू लिया है जहाँ से दूसरे पानी भरते हैं, तो उसको भी धोते थे, उसको प्यूरिफाई करते थे। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चलती थी प्रैक्टिस हमारी कंट्री में, है ना?
अब तो बहुत हद तक कम हो गई है ये सब, है ना? पर ये सब क्राइम है, पनिशेबल है। अगर इसकी कोई रिपोर्ट कर दे, तो फँस जाएगा इंसान। पर कानून होते तो हैं, पर कोई लागू ही नहीं करता इनको अच्छे से, है ना? राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है हमारी कंट्री में। फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, है ना? तो कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, है ना? तो वही होता है फ्रीडम, आज़ादी, है ना? इन प्रैक्टिकल लाइफ, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें, तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स। मतलब कि हमारे मैटर में कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना? तो मतलब नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि माइंड योर ओन बिज़नेस, है ना? तो हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करो। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, इंटरफेयर ना करें। वी वांट टू लिव इन अ सोसाइटी। हम चाहते हैं ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ पर हम फ्री हों, है ना? एकदम आज़ाद पंछी की तरह रहें। वी वांट टू डू डू थिंग्स। हम ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिसमें ना जैसी हम करना चाहते हैं वैसे ही करें, है ना? अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। दूसरे हमें ना बताएं कि हम क्या करें, है ना? तो लोग ये चाहते हैं कि वो इस तरीके से फ्री हों कि जो वो चाहते हैं वो सब ये लोग कर सकें। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे सिटीजन्स जो हैं उनके पास में अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। आर्टिकल 19 जो है, 19 का फर्स्ट जो सेक्शन है वो कहते हैं, फर्स्ट का ए है ये, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मतलब कि सभी लोगों को अधिकार है कि वो अपना बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को, है ना? व्यूज़ बता सकते हैं, अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। ओके, तो सभी लोगों के पास में अधिकार है। असेंबल इन अ पीसफुल मैनर, तो सभी लोग असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, है ना? कहीं पर भी प्रोटेस्ट शो करते हैं अपना, है ना? तो ये प्रोटेस्ट का राइट जो है ना, इसी से निकल कर आता है, आर्टिकल 19 के बी से, है ना? असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, है ना? मतलब कि आप शांति से कहीं बैठ कर के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना ज़ाहिर कर सकते हैं नाराज़गी गवर्नमेंट के प्रति या फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रति, है ना? किसी के भी प्रति, अपने अधिकारों के लिए। आप कोई भी एसोसिएशन, यूनियन फ़ॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स आप फ़ॉर्म कर सकते हैं ना? तो ये जो है, जो सी पार्ट में दिया गया है। ओके, किस अपना जो आप ये जो है डी पार्ट में दिया गया है कि आप जो है पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, है ना? मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ये जो है रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी पार्ट में देश के आप रह सकते हैं, है ना? तो आप कहीं भी जा कर के अपने देश में कहीं भी रह सकते हैं। और एफ जो है वो, हाँ, जो एफ और फिर जी, ये जो है जी, ठीक है? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस को आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, है ना? कोई भी तरीके का आप बिजनेस कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में 6 तरीके की फ्रीडम दी गई हैं आपको। जो एफ है ना, एफ में लिया दिया हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, है ना? पर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती थी ना लोगों की, तो वो गवर्नमेंट को देते नहीं थे, है ना? बहुत एब्सोल्यूट राइट हो गया था, ये फंडामेंटल राइट बन गया था लोगों का। तो लोग जो है बार-बार कोर्ट में चले जाते थे और प्रॉपर्टी मेजर इश्यू था, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम चला करता था हमारे देश में, है ना? तो इसको हटा दिया गया हमारे जो संविधान से, है ना? इसको फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट बना दिया कि कानूनी अधिकार है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हो जाती हैं, इनका वायलेशन तो हो ही नहीं सकता। कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर इसका वायलेशन होता है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्टली चले जाते हैं, है ना? इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट, मतलब कि 44th जो चेंज किया गया था, नंबर का चेंज किया गया हमारे संविधान में, है ना? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, और इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया गया, जो कि पार्ट 12 में लिखा हुआ है संविधान के। ओके, आर्टिकल 300 ए में लिखा हुआ है, ठीक है? बेसिक चीज़ें हैं ये, इसलिए आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पर ना आर्टिकल 19 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है। तो यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू ऑल दीज फ्रीडम। हर किसी के पास में ये सारी फ्रीडम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रीडम, अपनी फ्रीडम का गलत तरीके से इस्तेमाल करे और इस तरीके से इस्तेमाल करे कि जो है वॉयलेट हो दूसरों के राइट्स, है ना? तो ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है ना? मतलब कि अगर आप कुछ गुनाह करते हैं, दूसरों के राइट्स का वायलेशन करते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। मतलब आर्टिकल 19 के
2 में लिखा हुआ है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की गई है इसमें। तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्या कि आपका फ्रीडम जो है, दूसरों के फ्रीडम को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, है ना? इसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। मतलब कि जैसे आजकल ना राइट टू फ्रीडम दिया गया है, फर्स्ट जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, उसकी वजह से क्या होता है, आजकल लोग उल्टा-सीधा बकने लगे, हेट स्पीच फैलाने लगे सोशल मीडिया के थ्रू, है ना? दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो है पीस और हार्मनी अफेक्ट हो रही है ना, शांति भंग हो रही सोसाइटी की। इसीलिए जो है ये राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, अगर कोई ऐसा इंसान करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, धर लिया जाता है ना? तो यू आर नॉट फ्री, आप इस तरीके से फ्री नहीं हैं कि आप जो चाहें वो भी कर सकें या फिर दूसरों को इंजरी भी पहुँचा सकें, है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते। फ्रीडम इज़ नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस, फ्रीडम अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि आप जो चाहें वो कर सकें, है ना? तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपकी फ्रीडम के ऊपर, ताकि सोसाइटी के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए, मतलब सोसाइटी को लेकर के चल सकें। अगर आपका कोई जो फ्रीडम वाली हरकतें जो हैं, वो वॉयलेट करती हैं लॉज़ को, या फिर जो मतलब दूसरों की राइट्स को वॉयलेट करती हैं, या फिर संविधान जो है उसके अकॉर्डिंगली नहीं होती है ना? तो तब जो है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो है अब ए को देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कितनी फ्रीडम दी गई है ना? तो ये जो है एसेंशियल है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे आइडियाज़ जो हैं, पर्सनैलिटी है, ये डेवलप करती है, क्योंकि जब हम बोल पाते हैं तभी हम अपने आप को जो एक्सप्रेस कर पाते हैं, फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों के लिए। इंसान जो है, यही तो है एक ऐसे प्राणी जिनके पास में बोलने की शक्ति है ना? मतलब कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकी एक लैंग्वेज है ना? तो आप थिंक कर सकते हैं डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, है ना? तो इवन इफ 100 पीपल थिंक्स इन अ वे, अगर एक सभी लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, तो आप जो है डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं ना, और अपने व्यूज को रख सकते हैं। तभी तो हमारे यहाँ जो है फिर लीडर्स निकल के आते हैं, क्योंकि वो अलग सोच रखते हैं सोसाइटी से, है ना? भेड़ चाल में नहीं चलते हैं। आप डिसएग्री भी करोगे, कई पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से, है ना? तो उसके अगेंस्ट आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये सब नहीं पसंद है ना? गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है। आप एसोसिएशन भी फ़ॉर्म कर सकते हो, है ना? आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ में आप बातचीत कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। आप ना पब्लिसाइज़ कर सकते हो, अपने व्यूज़ को लिख सकते हो, पैम्पलेट वगैरह में, मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में। आजकल तो सोशल मीडिया है ना, हर कोई अपने व्यूज़ पोस्ट करता है। जो जैसे कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, ट्विटर हो गया, है ना? आजकल व्हाट्सएप भी चलने लगा है बहुत ज़्यादा, है ना? तो सब अपने-अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। तो आप जो है पेंटिंग कर सकते हैं, पोएट्री कर सकते हैं, सॉन्ग कर सकते हैं। ये सारे अधिकार भी 19 में इंक्लूड हो जाते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। है ना? जैसे कि कार्टून बना कर के बताया जाता है, जैसे कि ये लेडी बताई गई है ना? तो कार्टून्स के थ्रू भी अपने जो ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जाता है। हाउएवर जो है आप इस राइट्स को ना आप ऐसे इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि इंस्टिगेट कर सके वॉयलेंस को। तो इन राइट्स का इस तरीके से अधिकार नहीं होता है कि दूसरों के राइट्स का हनन कर सके या फिर वॉयलेट कर सके दूसरों के राइट्स को, या फिर वॉयलेंस फैला सके, है ना? वॉयलेंस को बढ़ावा दें, है ना? तो इस तरीके के राइट्स नहीं होते हैं। आप जो है दूसरे लोगों को भड़का नहीं सकते कि वो लड़ाई करें, है ना? गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल कर दें, है ना? ओके, तो इस तरीके के राइट्स नहीं हैं। नाइदर आप किसी और पर्सन को जो है डिफेम कर सकते हो, है ना? तो किसी और पर्सन को क्या करना, जैसे कोई झूठी इन्फॉर्मेशन फैला करके कोई जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है ना? उसकी इमेज को खराब कर देना पब्लिक में, तो ये डिफेमेशन कहलाता है ना? इसकी वजह से रेपुटेशन डैमेज हो सकती है किसी पर्सन की, है ना? क्योंकि रेपुटेशन जो है, इज़्ज़त है, जो सब बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, वो जो है डैमेज हो जाती है। अगर आजकल डीप फेक चल रहा है, तो उसकी वजह से लोगों के वीडियो बना करके फेक तरीके से उनको डिफेम किया जा रहा है ना? डीप फेक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करके फेक वीडियोज़ बना दिए जाते हैं ना? और उस तरीके से क्या करते हैं, फिर वॉयलेट करते हैं लोगों के
अधिकारों का उनकी जो है डिफेमेशन कर दिया जाता है उनका, मतलब उनकी जो है रेपुटेशन पूरी डैमेज हो जाती है सोसाइटी में। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ इलेक्शन के टाइम पर उनके जो है वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, मतलब कुछ भी वीडियोज़ बना दिए जाते हैं, वॉइस क्लोनिंग कर दी जाती है। Citizens to have a freedom to hold meeting, procession, rallies and demonstration on any issue. Citizen के पास में जो है फ्रीडम है कि वो मीटिंग कर सकते हैं, जो है रैली निकाल सकते हैं ना, जैसे कि ये देखो हमारी मारी मांगे पूरी करो, तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब अधिकार है सिटीजन के पास में। तो दे मे वांट, अगर वो डिस्कस करना चाहें अपने प्रॉब्लम्स को, एक्सचेंज करना चाहें अपने आइडियाज को, पब्लिक सपोर्ट को लेकर के आए हैं ना किसी मुद्दे के पीछे, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था है ना अभी, तो कैंडिडेट को वोट करने के लिए या फिर पार्टी के लिए इलेक्शन में, तो सभी लोग अपना रैली, प्रोसेशन, मीटिंग ये सब कर सकते हैं। ये जो मीटिंग है ये पीसफुल होनी चाहिए, कोई भी तरीके से वॉयलेंस नहीं होना चाहिए और पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, है ना? पीस जो है, शांति है सोसाइटी की, भंग नहीं होनी चाहिए आपकी रैली वगैरह इन सब चीज़ों से, है ना? मीटिंग से। जो भी प्रैक्टिस करते हैं इस एक्टिविटी को, मीटिंग्स को, उनको जो है वेपन्स नहीं रख सकते, है ना? उनके पास में अधिकार नहीं है कि वो वेपन्स वगैरह रख सके, हथियार रख सके, है ना? सिटीजन्स जो है एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, ओके, जैसे कि एग्जांपल है फैक्ट्री में लोग वर्कर्स यूनियन बना लेते हैं, है ना, ताकि वर्कर्स के अधिकारों की बात कर सके, वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में बात करें। कई सारे पीपल जो होते हैं टाउन में, सभी लोग साथ में आ जाते हैं और एक एसोसिएशन बना लेते हैं, कैंपेन करते हैं पोल्यूशन के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट, है ना, तो इसके अगेंस्ट भी। तो कोई भी सिटीज़न जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी हमारे देश में, है ना? अपने देश में वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ओके? उनके कहीं भी रह सकते हैं, वो सेटल हो सकते हैं किसी भी पार्ट में अपने देश के, है ना? जैसे आप कहीं और स्टेट में रहते हैं, आप दूसरे स्टेट में जाकर के वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद करके वहाँ रह सकते हैं, है ना? जैसे मध्य प्रदेश में अगर रहते हैं तो आप गुजरात या फिर साउथ इंडिया में जाकर के आप रह सकते हैं, नॉर्थ में जाकर कहीं भी रह सकते हैं, है ना? लेट अस से अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द, अगर एग्जांपल देखिए असम से कोई पर्सन है, उसको बिजनेस शुरू करना है तो वो हैदराबाद में कर सकता है ना? वहाँ रह सकता है। ही मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद दैट सिटी, अगर कोई कनेक्शन भी नहीं है तो ही मे नॉट, अगर उसने कभी देखी भी नहीं हो वो सिटी फिर भी, येट एज अ सिटीजन, सिटीजन का जो इंडिया के सिटीजन है वो, इसलिए उनके पास में राइट है कि वो सेटअप कर सकते हैं कहीं भी अपना बिजनेस, है ना? ये जो राइट्स है अलाउ करता है लेग्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में, है ना, विलेज से टाउन में, गांव से जो है सिटीज में जाते हैं, पुअर रीजन से जो है कंट्रीज में जाते हैं, टू प्रॉस्परस रीजन में जाते हैं, अच्छी जगहों में रहने के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, तो बड़ी-बड़ी बेंगलुरु हो गया, तो लोग वहाँ पर जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उनको बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल पाती हैं। वो अपनी लाइफ़ को और अच्छे से लीड कर पाते हैं, है ना? ये जो फ्रीडम है, तो ऑक्यूपेशन में भी है कि आप जो है किसी भी प्रकार का बिज़नेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पर कोई आपको फ़ोर्स नहीं करेगा कि आपको कुछ सर्टेन जॉब ही करना है। वुमेन जो है कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम। तो इसमें भी बताया गया है कि वुमेन को ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये काम जो है आपको ही करना है, या फिर नर्स का या फिर टीचिंग का, है ना? तो बेसिकली यही बोला जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है जेंडर के साथ में कुछ कामों को, है ना? जैसे कि डोमेस्टिक काम जो है सारा कुछ सारा वो वुमेन को करना पड़ता है ना? तो ये जोड़ दिया जाता है जेंडर के साथ में, पर ऐसा नहीं होता है ना? कोई भी जो औरत है कुछ भी काम कर सकती है, आदमी भी, है ना? तो सभी लोगों को अधिकार होता है ये। पीपल जो है अगर डिप्राइव्ड क्लास से हैं, कास्ट से हैं, जिनके साथ में भेदभाव हुआ है, तो उनको भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ही करना है। वो जो चाहें, जो काम करना चाहें, जो बनना चाहें, वो बन सकते हैं। एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, आज़ाद नागरिक के तौर पर, है ना? फ्रीडम है उनके पास में, अधिकार हैं बहुत सारे। वो जो चाहें पढ़ लिख कर के जो बनना चाहें, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि दैट अ पर्सन कैन बी, दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये एब्सोल्यूट राइट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है ना? आर्टिकल 21 जो है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है ये, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय, एब्सोल्यूट नहीं है, सॉरी। तो ये जो राइट है इस पे भी कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही
जो है उस पर्सन को जो है डिप्राइव किया जा सकता है। जैसे अगर कोई पर्सन क्राइम करता है तो एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू उसको पनिशमेंट मिलती है। जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्राइम कर दिया है, तो उसको फांसी की सज़ा भी मिल सकती है हमारे देश में, है ना? तो एक प्रोसीजर के थ्रू जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको पनिशमेंट दे सकते हैं। नो पर्सन कैन बी किल्ड अनटिल द कोर्ट ऑर्डर अ डेथ सेंटेंस। मतलब अगर पर्सन जो है, हर एक पर्सन को जीने का अधिकार है, पर अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि डेथ सेंटेंस देना है उस पर्सन को, क्योंकि उसने बहुत ही खतरनाक हीनियस क्राइम किया है ना, टेररिस्ट है या फिर कोई, तो ये जो है ये अलाउड है। ओके, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट हो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी आपको बिना मतलब की अरेस्ट नहीं कर सकता या फिर डिटेन नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को। और उसके पास में प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपको अरेस्ट क्यों किया है। अभी दिल्ली में एक केस देखने को मिला था कि वहां पर ना एक पर्सन को 5-6 घंटे के लिए पुलिस ने फालतू में अरेस्ट कर लिया था, और बिना बात के। तो वो पर्सन क्या किया, 5-6 घंटों के लिए उसको अरेस्ट कर लिया, तो जेल में रहा वो, है ना? तो बाद में उसके खिलाफ कुछ भी सबूत वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना? और फालतू में अरेस्ट अरेस्ट कर लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ना फिर इसको ना कंपनसेशन दिया था। पुलिस से बोला था कि आपको इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्यों रखा इतने घंटे, है ना? तो किसी भी पर्सन को आप बिना बात के अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसे भी, है ना? और किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते जेल में, है ना? बिना कोई लीगल जस्टिफिकेशन से। ओके, तो लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने इसको अरेस्ट क्यों किया। तो पुलिस के पास में इतनी पावर नहीं है जो पुलिस ये सब करती घूमती है। पुलिस ऐसा क्यों कर पाती है? ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि उनको पता है, किसी रीजन को पता ही नहीं है कुछ भी संविधान में क्या लिखा है, उनको पता ही नहीं है लोगों को कि उनके अधिकार क्या क्या है ना? और ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर पाएगा इंसान, है ना? कोर्ट में थोड़ी ना जाएगा, उनको नहीं पता है कि डायरेक्टली जो है लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उनके अधिकारों का वायलेशन होता है तो, है ना? तो लोगों को पता होना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में, ताकि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं ये सब ऐसी हरकतें ना कर पाए, है ना? इवन व्हेन दे डू फॉलो सम प्रोसीजर। अगर पुलिस वगैरह या फिर गवर्नमेंट आपको डिटेन करती है, जो अरेस्ट करवाते हैं, तो कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे कि पर्सन, उसको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है कस्टडी में, तो इन्फॉर्म किया जाता है उसको रीज़न। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ना, तो उसके पास में प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, डिटेन डिटेन क्यों किया गया है। पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, जिसको पकड़ लिया है पुलिस ने, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो है पेश करना पड़ता है। कोई भी पर्सन है उसके पास में राइट होता है कि जो लॉयर से वो अपने कंसल्ट कर सके, और उसके पास में लॉयर होना ही चाहिए डिफेंस के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना? ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब हम रिकॉल करते हैं जो केस है कोसोवो एंड गुआंतनाम बे का। विक्टिम्स जो हैं, जैसे गुआंतनाम बे में उनके पास में लॉयर नहीं था, है ना? उनको जो उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही थी, उनको बिना बात के उठा लिया गया था, इतने सारे लोगों को जेल में भर दिया गया था। कोसोवो में माइनॉरिटी के साथ में जो है भेदभाव हुआ था, और उनके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उनको मतलब मैसेकर हुआ था, उनको मार दिया गया था। जो विक्टिम्स थे इन दोनों केसेस में, तो उन्होंने फेस किया था जो थ्रेट था, मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल लिबर्टीज इन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो दोनों में हमने देखा कि ये जो है दोनों केसेस में लोगों ने फेस किया था क्या, उनके पास में ना तो राइट्स था और ना ही उनके पास में प्रोटेक्शन था कुछ भी इंडिविजुअल लाइफ का एंड पर्सनल लिबर्टी का, है ना? इतना आपको समझ में आया? अब आगे के राइट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो आपको कैसा लगता है चैप्टर, आप लाइक करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।